नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट के लिए 1314 प्रत्याशी मैदान में। बिहार चुनाव में भाई भाई की लड़ाई। तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया बच्चा। तेजस्वी की ओर से महिलाओं को 30,000 रुपए देने की घोषणा पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी भड़की। कहा यह है आरजेडी का झुंझुना। आज से कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर्स की गिनती का काम। बंगाल में एसआईआर का विरोध करने पर भड़की बीजेपी। कहा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है ममता। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से दिल्ली में मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय विकास पर होगी बात। और अमेरिका में शटडाउन के कारण चरमराया हवाई यातायात। कई उड़ानें रद्द। 32 लाख से अधिक अमेरिकी हवाई यात्री प्रभावित। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। इसके प्रचार का आज अंतिम दिन है। इसके बाद उम्मीदवारों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए 24 घंटे का समय बाकी रहेगा। पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इस दौरान कुल 3,75,13,302 मतदाता 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद करेंगे। पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा भारी था। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए के संकल्प पत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने हर वर्ग के विकास पर फोकस रखा है। स्मृति ईरानी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एनडीए सरकार ने बिहार की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, जिसे दोबारा सत्ता में आते ही 2 लाख किया जाएगा। एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई। और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज सुबह कहा कि उनकी सरकार बनी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए देने का भी उन्होंने वादा किया। गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपए हम लोग देंगे, तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। बिहार में इस बार भाई भाई की लड़ाई देखने को मिल रही है। आज तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने एक सवाल के जवाब में अपने भाई तेजस्वी को बच्चा कहा और बोले कि चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए, फिर जाएंगे रघोपुर। आप बता दें, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि अभी वो बच्चा है। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। क्या हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में
सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह है। सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफ़ी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है, तो ऐसे जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं। और आपको बता दें, इसी बीच बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया दी है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये जो स्वभाव है कि चुनाव से पहले अपने शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करना, अपने आप को जननायक और पता नहीं कहां कहां का नायक घोषित करना, ये हास्यास्पद है। जो भी गंभीर रूप से राजनीति समझता है और देखता है वो इसको गंभीरता से नहीं ले सकता। तेजस्वी जी तो पूरे बिहार में हर एक घर को सरकारी रोजगार दे रहे हैं, 2.5 करोड़ सरकारी रोजगार की वो बात कर रहे हैं। तो सब जीविका दीदी को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि पूरी तरह से हताश और निराश होकर कुछ भी बोलने वाली जो एक प्रवृत्ति बनती है, उस तरह से तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। इसलिए उसकी बातों को उतना गंभीरता से कोई लेता नहीं है। तो तेजस्वी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ये कहना यहाँ पर ऋतुराज का। और साथ ही साथ हमने देखा उनके भाई ने भी किस तरीके से संबोधन में उनको बच्चा कहा। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बिहार के मधुबनी के मिथिला हाट में रात्रि भोज में पारंपरिक मिथिला भोजन किया। अमित शाह पिछले कुछ दिनों से बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार विश्वास में नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास में है, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे तो उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट आने वाला है नहीं, दिखावा कर लो। तेजस्वी यादव का वादा झूठ का पुलिंदा है, कुछ भी वादा करते हैं वो, उनको कुछ मालूम नहीं है। इकोनॉमिक्स की एक वर्ड उनको नहीं पता, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे खर्च होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में अगर कोई उनसे कहे तो वो चांद और तारे लाने की भी बात करेंगे, लेकिन इनको दिन में तारे दिखने वाले हैं। एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है। तो हर एक दल अपनी जीत का दावा यहां कर रहा है। फिलहाल गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक अजय यादव को पुलिस ने पंजाब के लुधियाने से गिरफ्तार किया है। अजय यादव ने खुद को बिहार के आरा का निवासी बताकर बिहार चुनाव प्रचार के लिए रवि किशन को धमकी दी थी। जांच में पता चला कि अजय वास्तव में पंजाब के लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। उसने खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक बताते हुए फोन पर सांसद रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी थी। स्वच्छता विशेष अभियान 5.0 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर बताया कि ये अभियान स्वच्छता के लिए नए मानक स्थापित करने वाला सबसे बड़ा अभियान रहा। उन्होंने कहा कि कबाड़ के निपटान से 2021 से अब तक 4085 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जितेंद्र सिंह ने देश में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत हवाई यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द करने या संशोधित करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही तेजी से रिफंड देने का प्रावधान भी किया गया है। और बात एसआईआर की। जी हाँ, निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। गणना चरण से ये प्रक्रिया शुरू होगी, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में बीएलओ आज से 1 महीने तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे।
वहीं 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले में एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे। तो एक बार फिर से सुर्खियों में है एसआईआर की अगर बात की जाए, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता अपनी नाकामियों को, खासतौर से दुष्कर्म, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को दबाने के लिए एसआईआर के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति जब मंदिर पहुंची तो मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर का निर्माण किया जाए। ओम नमो संभवाय भवाय नमो संसराय नमो शिवाय शीतराय। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तिगरी मेला 2025 का आयोजन किया गया। ये मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे देखने हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। तिगरी मेले में श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। श्रद्धालु स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं दिए जलाकर और फूल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूरे वातावरण में भजन, मंत्रोच्चारण और आरती की गूंज से भक्ति का माहौल बन जाता है। मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ लोक संगीत, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में रौनक और उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। तिगरी मेला न सिर्फ धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह लोक संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है, जहां आस्था, मेलजोल और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेता रक्षा, कृषि और आइए सीधे चलते हैं नैनीताल, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी
अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मां नयना देवी के पवित्र नाम से जुड़े नैनीताल में स्थापित इस विश्वविद्यालय के परिसर में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरी देवी माता से प्रार्थना है कि आप सभी विद्यार्थियों, राज्यों के निवासियों तथा सभी देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज मैं देवताओं और ऋषियों की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। यह धरती सदियों से ज्ञान और संस्कृति के केंद्र रहा है। ये क्षेत्र नदियों और जंगलों की अकूट संपदा से संपन्न है। ये महान धरती वीरों की भूमि है। इस क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाने वाले कालू सिंह मोहरा से लेकर सालम सलिया सत्याग्रह की नेतृत्व कर्मी राम सिंह धोनी तक अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था। मैं ऐसे सभी विभूतियों की स्मृति को नमन करती हूँ। इस राज्य की वीर युवाओं ने देश की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है। इस पर सभी देशवासियों की गर्व है। मैं आज पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह इस विश्वविद्यालय में भी कुल विद्यार्थियों और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां खुश नहीं है, इसलिए ताली नहीं बजाते। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ। केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं। सभी विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। वे आपकी यात्रा में हर कदम पर साथ खड़े हैं। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन यह शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। यही सच्ची धर्म है, जिसे निभाकर आपको सुख और संतोष मिलता है। आप सोचते होंगे, सब देश के सभा पे लगाएं तो हम क्या खाएंगे? खाने के लिए एक 2 वक्त रोटी, 2 रोटी, 3-4 बार खाना, 5-10 कपड़ा, एक छत, जिंदगी जीने के लिए। आने वाले जेनरेशन के लिए थोड़ा पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी सब चीजें देश के लिए दान करना चाहिए। यही अपना ध्येय होना चाहिए। हमारी परंपरा में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम अतः परम, अन्योन्य क्षणिका तृप्ति यावज्जीवनम च विद्या। अर्थात अन्नदान परम दान होता है और विद्या का दान उससे भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति मिलता है, जबकि विद्या से आजीवन तृप्ति बनी रहता है। शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, इसीलिए शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में
बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, साथ ही उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसी शिक्षा के प्रति सक्रिय आस्था बनाए रखेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति करे, इसके लिए सरकार अनेक नीतिगत कदम उठा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे वे उन अवसरों का समुचित उपयोग कर सकें। देश में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा नैनीताल के पास ही के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान केंद्रित विभागों की स्थापित की जा रही है। ये नैनीताल के लिए बहुत अच्छा सुविधा हो सकती है बच्चों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत आवश्यक है। शिक्षा और शोध के समुचित उपयोग के लिए ये अप्रोच महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देवियों और स्वजनों, कुमाऊं विश्वविद्यालय हिमालय की गोद में स्थित है। हिमालय को अनेक जीवनदायी संस्थानों के लिए जाना जाता है। इन संस्थानों का संरक्षण और संवर्धन सभी का दायित्व है, लेकिन इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों का दायित्व अन्य लोगों से अधिक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपके संरक्षण का कुल गीत भी इस भावना को परिलक्षित करता है। मुझे बताया गया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में ये विश्वविद्यालय अग्रसर है। एक शिक्षण संस्थान के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ सामाजिक दायित्व भी है। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आसपास के गांव में जाना चाहिए, बल्कि कुछ गांव को तो गोद में लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखना, जानना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए सरकार तो मौजूद है, लेकिन विद्यार्थियों का, सभी जनता का भी दायित्व रहता है कि अंडर प्रिविलेज जो पीछे रह गया है उनको भी कुछ कुछ साथ रहना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है और मुझे लगता है उस संकल्प को, उस शक्ति को आप समुचित उपयोग करेंगे और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी प्रतिभा और निष्ठा के बल पर आप सभी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुए और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जब विकसित भारत को हम साकार बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार भी छात्रों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आई है जिसका लाभ उन सभी को मिल रहा है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।